Hello friends, so now we will study Charter Act 1853. We have already studied regulating Act 1783, 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act of 1793, 1813 and 1833. Now it's time to understand the next and the last Charter Act before the Crown or the British government directly taking over the rule of India from the British East India Company. तो लास्ट एक्ट है जब जिस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होगा। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल लास्ट, इसके बाद 1858 में सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लास्ट चार्टर एक्ट समझ लेते हैं 1853। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाता हूँ उसके। एक तो अगेन चार्टर का मतलब मैंने कल समझाया था आपको कि चार्टर इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का चार्टर जो था वो रिन्यू किया जाता था, जो कंपनी रूल करती थी इंडिया पे या फिर ट्रेडिंग करती थी। लेकिन ट्रेडिंग पूरी तरीके से 1833 में समाप्त कर दी गई थी, ट्रेडिंग राइट्स कंपनी के। इस एक्ट में 1853 में दी कंपनीज चार्टर वाज रिन्यूड, अगेन रिन्यूड। ठीक है, अगेन रिन्यू कर दिया गया था, बट टाइम नहीं था इसमें कोई भी। रिन्यूड फॉर द टाइम टिल द पार्लियामेंट थिंग्स अदरवाइज, है ना, उस टाइम तक के लिए जब तक पार्लियामेंट नहीं बोलती कुछ और। अगर पार्लियामेंट ने कुछ और बोला तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी टाइम कंपनी का रूल टर्मिनेट कर सकती थी, टिल द पार्लियामेंट थिंक्स अदरवाइज। सो दिस एक्ट हैज पुट द पॉइंट forward that now the company rule can be terminated at any point of time by British government। ठीक है ना, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ये रूल टर्मिनेट कर सकती थी। तो हर बार क्या होता था, 20 साल के लिए चार्टर रिन्यू किया जाता था, लेकिन इस बार उस टाइम के लिए रिन्यू किया गया जब तक पार्लियामेंट नहीं कुछ और अलग कुछ कहती, टिल द पार्लियामेंट थिंक्स अदरवाइज। सो दिस एक्ट हैज पुट द पॉइंट फॉरवर्ड दैट नाउ द कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप जानते हैं 1858 में टर्मिनेट कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, एंड again the company territories are being held, the territories which have been occupied by the company or which the company is currently ruling is being ruled under the interest of the crown, British crown। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी possessions हैं या जिन भी territories पे रूल कर रही है, बट वो रूल कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में रूल कर रही है। जब तक उनका ट्रस्ट है तब तक रूल करोगे, नहीं ट्रस्ट खत्म हुआ तो रूल आपका खत्म होगा। ठीक है, ये तो इस एक्ट ने भी रीइटरेट किया ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इसने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 ने एक लो मेंबर डाला था। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 3 मेंबर्स प्लस 1 लो मेंबर। ठीक है, अब इसने क्या किया, 1 प्लस दिस 3 प्लस 1 4 तो था ही, प्लस 6 मोर मेंबर्स इसने इंट्रोड्यूस किए, 6 मोर मेंबर्स। तो इसमें 4 मेंबर्स दिए, तो प्लस 6 मोर मेंबर्स, 1 प्लस, हाँ ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया, तो ये तो चार्टर एक्ट 1833 से आई विल मेक अ डिस्टिंग्विश एक्चुअली।
चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। इसने क्या किया, 1 + 3 + 1, सो दिस वन इज द लॉ मेंबर। ठीक है, अब इस वक्त इसने क्या किया, चार्टर एक्ट 1853 ने, ये जो लॉ मेंबर था ये परमानेंट मेंबर हो गया ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो गया। ठीक है, अभी तक ये टेम्परेरी मेंबर था, ये परमानेंट मेंबर हो गया। मैंने बताया था ना कि ये पार्टिसिपेट कर सकता था जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह मीट करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव पावर्स को तो एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये लॉ मेंबर बैठेगा उस मीटिंग में, बट ये लॉ मेंबर वोट नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, ये लॉ मेंबर जो था, सो 3 + 1, सो दिस लॉ मेंबर, तो 4, तो ये लॉ मेंबर यहाँ पे लॉ मेंबर जो है परमानेंट मेंबर हो गया। सो दी लॉ मेंबर हियर बिकम्स द परमानेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में भी बैठेगा, पहले केवल लेजिस्लेटिव मीटिंग्स में बैठता था ये, अब ये जो लॉ मेंबर था ये एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ ऑर्डर निकालना है, ये उन मीटिंग्स में ही बैठेगा। तो +1 ये हुआ कमांडर इन चीफ। अब पहले तक कमांडर इन चीफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर होता था, ये कोऑप्ट कर सकते थे कमांडर इन चीफ को, कमांडर इन चीफ चाहें तो ये अलग से कमांडर इन चीफ को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर था तो अलग से कमांडर इन चीफ को मीटिंग्स में दे कैन कॉल एज पर देयर विश गवर्नर जनरल। सो हियर गवर्नर जनरल कैन कॉल कमांडर इन चीफ if he wishes so, in the meeting, किस मीटिंग में बुला सकते थे, लेकिन इसमें कमांडर इन चीफ भी परमानेंट मेंबर हो गए या रेगुलर मेंबर हो गए, यू कैन से। सो रेगुलर मेंबर, दीज आर रेगुलर मेंबर्स, रेगुलर मेंबर्स। तो 1 + 4 + 1 + 6 न्यू मेंबर्स, इसने 6 नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, 1 + 4, तो ये 3 + 1 4 यहाँ पे आ गया, ये 3 ये 4 और एक कमांडर इन चीफ परमानेंट रेगुलर मेंबर हो गया, +6 न्यू मेंबर्स इसने इंट्रोड्यूस किए। ये 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे। तो ये क्या था, इसने भी क्या किया, जैसे इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया था, इसमें भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा गया और 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए। यानी कि जो लेजिस्लेटिव पहले एक मेंबर था, अब उसमें 6 मेंबर हो गए थे, 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब जब भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह मीट करेगी तो केवल ये 6 मेंबर्स रहेंगे मीटिंग में। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में कितने मेंबर्स रहेंगे, काउंसिल मीटिंग में 6 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव की तरह मीट करेगी जब ये तो 12 मेंबर्स। ठीक है, अभी 6 न्यू मेंबर्स क्या थे उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिफरेंस है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। 6 न्यू मेंबर्स कौन से थे, सो आई राइट इट डाउन, वेयर आई राइट, सो आई राइट वेयर, सो काइंडली नोट इट डाउन। सो 6 न्यू मेंबर्स, सो आई राइट हियर। 6 न्यू मेंबर्स में कौन थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक सुप्रीम अदर जज, 1 अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कोई अदर जज थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और 4 अदर मेंबर्स। ये क्या थे 4 अदर मेंबर्स, ठीक है, सो आई राइट हियर। सो 4 अदर मेंबर्स कौन से थे, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट थी कहाँ पे थी, बॉम्बे में, मद्रास, NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, एंड बंगाल की मैं बताऊंगा अभी बंगाल की कैसा है। तो ये एक मेंबर यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी यानी कि लोकल गवर्नर थे वो एक मेंबर अपॉइंट करेंगे। तो एक तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई। सो फर्स्ट टाइम
जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई उसमें, लोकल रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन, आई विल राइट इट डाउन, हैज़ बीन गिवन टू दी काउंसिल। ठीक है ना, लोकल, ये लोकल मेंबर्स अपॉइंट कर सकते थे, नॉमिनेट करते थे बेसिकली वहाँ के गवर्नर, बॉम्बे, मद्रास, NWFP और बंगाल के। आप जानते हैं कि बंगाल में अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बट बंगाल में एक लोकल गवर्नर की भी स्थापना हुई थी इस एक्ट के माध्यम से, वो मैं भी बताता हूँ। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, एक चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, और 4 अदर मेंबर्स जो ये यहाँ के गवर्नर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल की एक प्रोविजनिंग की। सो दिस एक्ट बेसिकली हैज प्रोवाइडेड फॉर अ लोकल, जैसे अभी तक क्या थे, बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही थे, ठीक है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे देश में चलाएंगे, बट एक क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो बंगाल में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकें, तो इस एक्ट ने प्रोविजनिंग की कि एक गवर्नर ऑफ बंगाल हैज़ बीन अपॉइंटेड, गवर्नर ऑफ बंगाल को अपॉइंट कर दिया गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, गवर्नर ऑफ बंगाल विद इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विद इज काउंसिल। बट अभी तक भी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी। 1833 ने सब काउंसिल्स की लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली थी और सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी कि वो सारे देश के लिए कानून बना सके, तो ये अभी तक इनके पास नहीं आई थी। अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, जो मैंने आपको बताई 12 मेंबर्स थे काउंसिल में, उनके पास ही पूरे देश की कानून बनाने की अथॉरिटी थी। बट एक गवर्नर ऑफ बंगाल हैज़ बीन अपॉइंटेड विद दिस काउंसिल टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट एम्पावर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को टू क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज, है ना, न्यू प्रेसिडेंसीज को क्रिएट कर सकते थे और ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसीज, एग्जिस्टिंग की बाउंड्री ऑल्टर कर सकते थे और न्यू प्रेसिडेंसीज को क्रिएट कर सकते थे गवर्नर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट के माध्यम से ये पावर दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो कई सारे प्रोविंसेस की स्थापना हुई, किनकी हुई? पंजाब की हुई, सिंध की हुई, ठीक है, देन NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बर्मा, ठीक है, पंजाब, सिंध, NWFP, बर्मा, एंड वन मोर प्रोविंस, एक और प्रोविंस की स्थापना हुई थी, आई थिंक इट इज सेंट्रल प्रोविंस, नॉट श्योर अबाउट दिस, काइंडली चेक इट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पंजाब एंड सिंध, ठीक है ना, पंजाब एंड सिंध आई ऑलरेडी टोल्ड।
ठीक है, तो ये आई विल वेरीफाई ऑन गूगल। बट पंजाब सिंध NWFP बर्मा ये तो क्रिएट हुई थी, और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये भी थी कि वो साथ में गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते थे इन प्रेसिडेंसीज में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के अपॉइंट हुए थे, गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के अपॉइंट किए थे। तो ये गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते थे और नई प्रेसिडेंसीज भी क्रिएट कर सकते थे। ये एक्ट ने ये ताकत दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? जो मैंने बताया था पहले भी पिछले लेक्चर में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे ज़्यादा इन्होंने उन पे इनकी अथॉरिटी बढ़ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कैसे? एक तो 24 से 18 मेंबर्स हो गए, रिड्यूस कर दिया मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड आउट ऑफ 18 6 आर टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा। पहले क्या करते थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपॉइंट करते थे बाय दी क्राउन। क्राउन 6 अपॉइंट करेगा। तो एक तरह से इट हैज एनहेंस द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। एंड 6th पॉइंट, what is the 6th point? This act opened the gate of civil services का गेट फॉर इंडियन रेजिडेंट्स और इंडियन नेटिव्स के लिए खोल दिया गया सिविल सर्विसेज का। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओपन फॉर सिलेक्शन इन सर्विसेज। ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है। सो a committee was appointed, civil services committee, under the chairmanship of Lord Macaulay. Accordingly, a committee was appointed under the chairmanship of Lord Macaulay, which is called a Civil Services Committee. तो इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का काम था कि ये जो ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम है दैट हैज़ टू बी कंडक्टेड, तो ये कमेटी कंडक्ट कराएगी ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये खोल दिए गए थे, मैंने आपको बताया था 1833 में केवल ये प्रोविजनिंग की गई थी कि किसी रेस, कास्ट, कलर, क्रीड के ऊपर और सेक्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओपन नहीं किया गया था और अभी भी इंडियंस को मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको ओपन करने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से वो रूल एनफोर्स नहीं हो पाया था। लेकिन फाइनली इन 1853 सिविल सर्विसेज ओपन कर दी गई। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लंदन में ही होगा ऑब्वियसली, बट ओपन कर दिया गया फॉर इंडियंस। और पहले कौन थे सिविल सर्वेंट? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो इंडियन थे, जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ सिविल सर्वेंट, जो का एग्जाम देके अपॉइंट हुए थे, जो पास इन्होंने क्लियर किया था। आप सोच सकते हैं कितने इंटेलिजेंट होंगे उस टाइम, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता था एग्जाम, क्योंकि बहुत बायस था एग्जाम टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स के कल्चर को लेकर। ब्रिटिशर्स क्योंकि इंग्लिश में इतने वो थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज समझते थे, इंडियंस को इतनी नहीं आती थी ऑब्वियसली, और कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन फिर भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैज़ एक्सेल्ड इन दी सिविल सर्विसेज एंड बिकम अ सिविल सर्वेंट, फर्स्ट सिविल सर्वेंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा कोई और पॉइंट?
I think these are the points I'll verify. बंगाल के लिए मैंने बता दिया था, एक गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई थी। पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्टर एक्ट 1853। अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद, जो इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके माध्यम से क्राउन ने पूरी अथॉरिटी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी समाप्त कर दी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और सारी अथॉरिटीज़ अपने पास होती, मतलब पूरी ट्रांसफ़र हो गया पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए दिस इज़ दी चार्टर एक्ट 1853। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया करके नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।